वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं पॉलिटी सीरीज़ का। VLW सिलेबस की में जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें हमारे जो टॉपिक्स थे, जिसमें हमने बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल लेक्चर फर्स्ट में कवर किया, और फंडामेंटल राइट जो है इसका जो हाफ पार्ट हमने लेक्चर 2 में कवर किया, और आज लेक्चर 3 में हम फंडामेंटल राइट्स को कम्प्लीटली देखने वाले हैं। लेकिन बिफोर गोइंग अहेड हमें लेक्चर नंबर 2 में जो फंडामेंटल राइट हमने देखा है उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करके हम आगे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कहा कि फंडामेंटल राइट की 4 चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं, और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपने याद किए होंगे। इसके बाद हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिएबल हैं, यानी अगर इसको फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो कोर्ट में जाया जा सकता है। तो और ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं होते, इनको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इन पे बाई एमरजेंसी। तो इसके साथ साथ हमने कहा था कि एमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं सिवाय एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ये सस्पेंड नहीं होते चाहे एमरजेंसी भी लग जाए। और एक और आपको बात बताई थी हमने कि आर्टिकल 19 जो है ये सस्पेंड होता है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन यानी एक्सटर्नल एमरजेंसी के केस में। अगर आर्म्ड रेबेलियन और इंटरनल एमरजेंसी हो तो आर्टिकल 19-20 सस्पेंड नहीं होता 20 और 21 की तरह। 20 और 21 किसी हाल में भी सस्पेंड नहीं होता, एमरजेंसी चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल। आगे आपको हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है इसको अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, और बेसिक फ़ीचर को यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, यानी विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फ़ीचर चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट लाई जा सकती है फंडामेंटल राइट में। ओके। और इसके साथ हमने कहा था राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिलीट कर दिया गया था। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट है, ये डिलीट कर दिया गया था, और इसको 300A आर्टिकल में एज अ लीगल राइट जो है ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको डिलीट कर दिया गया था। ओके। फिर इसके बाद हमने कहा था आपको ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपको याद रखने हैं, इनके आर्टिकल्स 12 से 14 तक जैसे राइट टू इक्वलिटी के हैं। तो ये आपको मैंने टास्क दिया था पिछली वीडियो में, आई होप आपने ये याद किए होंगे सीक्वेंस इसकी और इसके जो आर्टिकल्स हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया था 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, तो इसीलिए हमने 12 आर्टिकल नंबर 12 है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें बताई जाती है, और 13 कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, उस लॉ को जो इसके साथ टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशल रिव्यू के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, तो एक केस यहाँ पर मेंशन है, वैसे केस हम एंड पे पढ़ेंगे। तो केशवानंदा भारती केस यहाँ पर जो 1973 में हुआ था, इसमें पार्लियामेंट ने पावर दी है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर। इस केस के तहत पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अमेंड कर सकती हैं। ठीक है, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट किए बगैर अमेंडमेंट लाई जा सकती है। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ भी पिछली वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 14 से 18 को आपको सीक्वेंस में विद ट्रिक याद रखना है। जैसे 14 जो है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 है अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल है, और 18 है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो इसको आपको इस तरह से याद रखना था कि लॉ रिमूव्स डॉट। ठीक है, आपको यहाँ पर इस ट्रिक में लॉ का एल याद रखना और डॉट, रिमूव्स का कुछ नहीं याद रखना, डॉट का बी साइलेंट करके। तो कैसे याद है 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 5 आर्टिकल हैं। 14 में आपका आ गया लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट DOUT 15, 16, 17, 18 में डॉट। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल। तो आगे एक और चीज़ मैंने बताई थी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यानी 15, 16, 19 और 29, 30 ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं ये। बाकी सारे के फंडामेंटल राइट जो हैं वो ऑल जो है चाहे वो सिटीज़न हो फॉरेनर हो तो उसको भी अवेलेबल होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा आ जाता है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हम देखते हैं, राइट टू फ्रीडम क्या कह रहा है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल जो आते हैं
वो 19 से 22 तक आर्टिकल राइट टू फ्रीडम में आते हैं। ठीक है, एक एक करके आपने पहले याद करना है। पहले इंट्रोडक्शन एक पार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद राइट टू जो हमने पढ़ा इससे पहले इक्वलिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम में 19 से 22 आर्टिकल आते हैं। और सबसे पहला जो आर्टिकल है 19, इसकी बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। 19 आर्टिकल में कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके जो राइट मिलते हैं, कुछ जो 6 राइट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आपको पूछा जाए कितनी फ्रीडम, 6 फ्रीडम्स, राइट मीन्स फ्रीडम्स जो है आपको मिलती हैं, 6 फ्रीडम्स मिलती हैं आर्टिकल 19 के अंदर, और ये आपको याद रखनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, freedom to form association and unions, freedom to move freely without throughout the India, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to practice profession। तो ये जो 6 फ्रीडम्स हैं ये आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 19 आर्टिकल में ये लिखी हुई है। और इसको आपको याद रखने के लिए ट्रिक आपको यहाँ पर लिखी हुई है। ट्रिक ऊपर है, आपको दिख रही, सैम रिसाइड्स इन पुंछ। ठीक है, SAAM, सैम रिसाइड्स इन पुंछ। सैम से क्या है, S से स्पीच, A से असेंबल, A से एसोसिएशन एंड M से मूव। ठीक है, सैम होगा रिसाइड का, रिसाइड ही है, और पुंछ मीन्स प्रोफेशन। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको देखकर याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ जनरल क्वेश्चंस ऐड कर दे, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो RTI है, आपको पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में आता है। ये 2005 में इनेक्ट हुआ था और ये कम अंडर आर्टिकल 19। ये भी 19 आर्टिकल के अंदर आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। ठीक है, इसके बाद फ्रीडम टू प्रेस जो है 19A में आता है। फ्रीडम टू प्रेस भी 19 आर्टिकल में आता है। और राइट टू इंटरनेट जो जम्मू कश्मीर में रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2002 में, ये आर्टिकल ये ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यह है राइट टू इंटरनेट, जो 19(1) का एक क्लास में ऐड है, 2020 में ऐड किया गया था, राइट टू इंटरनेट। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये था आपका आर्टिकल 19। ठीक है, हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं, जिसमें 19 से 22 आर्टिकल आपको कवर करने हैं। और ये था आर्टिकल 19। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 कह रहा है ऑफेंसेस के बारे में, यानी सज़ा जो है, एक जुर्म की सज़ा के रिलेटेड है। ठीक है, कोई गुनाह करता है, गलती करता है, उसको सज़ा के रिलेटेड ये आर्टिकल है 20। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी बंदे को सज़ा नहीं मिल सकती किसी भी जुर्म की, एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, सिवाय उसके कि उस लॉ का, उसको, उस कानून को उसने तोड़ा जो उस वक्त फोर्स में था। ठीक है, बात को समझना। वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, यानी अगर एक कानून आप तोड़ते हो, अगर उस वक्त वो कानून है, आपने तोड़ा, तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर उस वक्त कानून नहीं है, पहले कभी था, जैसे सपोज़ कोई दफ़ा लग गया है, जैसे 144 लगा हुआ है, सेक्शन 144, तो यानी 4-5 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। अब वो बंद कर दिया, वो अब नहीं है। ठीक है, अब हालात ठीक हो गए। अब अगर 4-5 बंदे इकट्ठे होते, पुलिस उठा लेती है आपको, 144 के अंदर उठा लिया। ऐसा नहीं है। ठीक है, जब वो लॉ फोर्स में होगा, उसी वक्त अगर वायलेट किया किसी ने, तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट एंड सब्जेक्टिविटी, ये लाइन पूरी वही कह रही है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पुनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, डबल जुपाडी जिसको हम कहते हैं, डबल जुपाडी, यानी किसी भी एक बंदे को एक जुर्म के लिए एक से ज़्यादा टाइम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यानी एक बार आपने गलती की और उसकी आपने सज़ा दी, वायोलेट किया लॉ को, आपको सज़ा मिली है, फिर से उसी गलती की सज़ा आपको एक बार और नहीं मिल सकती। ये आर्टिकल 20 में ये राइट आपको मिला। ठीक है, कि 2 बार एक जुर्म की सज़ा नहीं मिल सकती, डबल जुपाडी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप समझ गए। तीसरा पॉइंट कह रहा है, नो पर्सन एक्यूज इन एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू हिज विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी किसी भी बंदे को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर, यानी अब पुलिस पकड़ कर उसको मारती कि भाई तू गवाही दे के तूने किया, उसको अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट ये इजाज़त देता है कि आपको अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। हाँ, आपसे सैंपल वगैरह मांगे जा सकते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, भाई आपको टेस्ट करना है, या किसी तरह के सैंपल्स जिससे आपको, अगर आपका जुर्म है तो आप पकड़े जाओ, लेकिन विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको आर्टिकल 20 के जो 3 क्लास हैं समझ आ गए होंगे। तो आर्टिकल 20 हो गया। 21 पे अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 आर्टिकल कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। लाइफ और पर्सनल लाइबर्टी से डील कर रहा है आर्टिकल
21 आज़ादी की बात है, यानी आज़ादी अपनी इज्जत से डिग्निटी के साथ जीना, आज़ाद तरीके से जीना। नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट लॉ, यानी किसी भी आदमी से उसकी पर्सनल जो लिबर्टी है वो छीनी नहीं जा सकती, सिवाय कि अगर कोई प्रोसीजर है इस्टेब्लिशमेंट लॉ ने किया हो, यानी कोई इमरजेंसी है या ऐसा कोई केस हो तो उसमें कहा जा सकता है, उसके अलावा बंदे को जीने का हक है। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम इज़ सिक्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुडिशियल रिट्स, तो जुडिशियल रिट्स के थ्रू जो है पर्सनल जो फ्रीडम है वो सिक्योर की गई है। जैसे कि एक रिट है हैबस कॉर्पस, ये आर्टिकल 32 और 226 के तहत ये रिट लग सकती है, और इस रिट के तहत जो है किसी भी आदमी को आज़ादी मिलती है कि भाई ऐसे ही नहीं कोई उसकी आज़ादी छीन सकता है। अगर आगे चलते हैं 21 में एक और नया पार्ट ऐड कर दिया गया है आर्टिकल, दैट इज़ 21A। आर्टिकल 21A जो है इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम JK SSB के एग्ज़ाम की बात करें तो आर्टिकल 21A पूछा जा सकता है, राइट टू एजुकेशन, जो कब 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। जो 21A आर्टिकल है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। और इस 21A आर्टिकल क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है स्टेट ने। ये आर्टिकल 21A कह रहा है, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा और अगर हम ऐड करें तो वो है राइट टू प्राइवेसी, जो है ये आर्टिकल 21 में आपको पूछा जा सकता है। राइट टू प्राइवेसी जो है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में मेंशन है। ये केस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस केस के तहत बाद में ये ऐड किया था, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस रहता है। इतना याद रखो, राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू चूज़ वंस ओन पार्टनर, अपने पार्टनर को चूज़ करने का राइट भी आर्टिकल 21 में ही मेंशन है, तो ये आपने याद रखना। आई होप आपको आर्टिकल 19, 20 और 21 समझ आ गया होगा। 19 में 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं जो सैम रिसाइड इन पूंछ ट्रिक करके आपने याद रखनी है। उसके साथ साथ हमने 19 आर्टिकल में कहा कि RTI भी 19 में है, फ्रीडम टू प्रेस भी 19 में है, राइट टू इंटरनेट भी 19 में ही है, आर्टिकल 19 में भी। 20 में 3 क्लास आपको बताए गए हैं। आपने एक तो आपको बताना है कि अब सज़ा आपको तभी मिलेगी अब वो फोर्स में है, अगर वो लॉ आपने उसको वायलेट किया। ठीक है, दूसरा है कि डबल जुपाड़ी नहीं होगी, यानी एक गुनाह की 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। और तीसरा पॉइंट कहा कि अपने ही खिलाफ विटनेस आपको नहीं बनाया जा सकता। तीन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 21 में आपको पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में बताया गया है। आप पर्सनल लाइबिलिटी सिक्योर कर सकते हैं जो रिट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, जुडिशियल रिट के थ्रू, हैबस कॉर्पस रिट के थ्रू। ओके, आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और 226 के थ्रू हाई कोर्ट इशू करता है। और आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया है। राइट टू प्राइवेसी और राइट टू चूज़ वंस ओन पार्टनर भी आर्टिकल 21 में ही मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात करें, 22 आर्टिकल में मेंशन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात है। यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ सच ग्राउंड अरेस्ट, यानी किसी बंदे को कस्टडी में थाने में नहीं रखा जा सकता बिना उसकी अरेस्ट का जो है आगे अथॉरिटी को यानी कोर्ट को बताए बगैर जो है उसको नहीं रखा जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि लीगल पटिशनर ऑफ हिज चॉइस वो चूज़ कर सकता है। ठीक है, अपनी पसंद का, यानी एक वकील रख सकता है अपने लिए डिफेंस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में उस बंदे को हाज़िर करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे के से ज़्यादा थाने में, पुलिस स्टेशन में किसी बंदे को नहीं रखा जा सकता। ये आर्टिकल 22 में मेंशन है। एक्सेप्ट जर्नी, यानी अगर जर्नी में किसी को बाहर के रास्ते में किसी को पकड़ लिया अपनी एरिया के बाहर, तो उसको रखा जा सकता है, क्योंकि उसको टाइम लगेगा नियर मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में। तो उसके अलावा जनरल केस में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। ये था इसका पार्ट 1। और पार्ट 2 में कह रहे हैं प्रोटेक्शन डिटेंशन के रिलेटेड।
ठीक है। पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि कुछ केसेस के अंदर, यहाँ पर लाइन मिस हो रही है, 3 महीने तक भी डिटेन किया जा सकता है बंदे को विदाउट प्रोड्यूसिंग टू मजिस्ट्रेट, यानी बिना कोर्ट में भेजे उसको थाने में रखा जा सकता है 3 महीने तक। यानी ऐसे केस हो जाएं जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो उस केस में 3 महीने तक रखा जा सकता है अंदर। इसको प्रोटेक्शन डिटेंशन प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं। आई होप आपको ये जो है पार्ट अभी तक अच्छा लगा हो, क्योंकि टाइम इसमें 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको मेरे ख्याल से एक और पार्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फंडामेंटल राइट पार्ट 2, और फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 जो हम लेकर जल्द ही आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।